हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि ये क्लास कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास है और इसमें एक एक जो हम लोगों के लेक्चर्स होंगे उसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को लेते हुए हम लोग तैयार करेंगे। और हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए आज इसकी दूसरी क्लास है, जो अपना चैप्टर है फर्स्ट क्लास 11 का, या निट के सिलेबस की जहां से स्टार्टिंग होती है उस सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, जीव जगत। अब होता क्या है, देखिए, एक स्टूडेंट जो ड्रॉपर है या जो तैयारी कर रहा है उसको तो इस चैप्टर की वैल्यू मालूम होती है, लेकिन एक जो नया स्टूडेंट होता है वो उस चैप्टर को जब देखता है सोचता है कि बहुत आसान है, इसमें क्या दे रखा है, अपन तैयारी करके निकल जाएंगे। और उसकी जो गंभीरता है वो बच्चा समझ नहीं पाता। जो ड्रॉपर है वो बच्चे अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो उनको इस बात की गंभीरता मालूम होगी कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और जब हमारा टारगेट ये होता है कि हम निट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नेट 2025 या आगे के आप एस्पायरेंट हैं, 26, 27, 28, जिसकी भी एस्पायरेंट है, जिस वर्ष आप जिस ईयर में इसको देख रहे हैं, और किसी भी स्टेट बोर्ड के हो आप, किसी भी आप नेट की तैयारी किसी भी स्टेट बोर्ड से कर रहे हो, या 10th के 11th के या 12th के बच्चे हो, तो इसकी जो गंभीरता है वो जरूर बना के रखें। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए मैंने चैप्टर में जो टॉपिक लिखे हैं वो वर्गीकी और वर्गीकरण पद्धति लिखा है। हालांकि जो जीव जगत है उसमें बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरी क्लासेस कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं करेगी, ये उन सिलेबस के उन सब पॉइंट्स को कवर करेगी जहां हम अटकते हैं, रुकते हैं, और या हमारे एग्जाम में वहां गलतियां हो जाती है और हम तैयारी में समझ नहीं पाते। 20 साल से ज्यादा मुझे पढ़ाते हुए हो गए और मैं नीट फैकल्टी रहा हूं कोटा में, तो मुझे एक एक पॉइंट मालूम है कि बच्चा किस पॉइंट में कहां गलती करता है। उसी के अकॉर्डिंग ये कोर्स डिजाइन किया है मैंने, जहां पर बच्चे को हिंदी माध्यम में एक ऐसी क्लास मिल जाए जो उसके कंसेप्ट बिल्डिंग कर दे, कंसेप्ट बिल्ड कर दे, और उसे मेन एग्जाम में कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो इसी बात की शुरुआत करते हुए हम आज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर जो है जीव जगत, उस जीव जगत में, ठीक है, जहां लिविंग्स की बात करते हैं, उसमें वर्गीकरण और वर्गीकी पद्धति की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है और इसको देख रहा है तो वो ध्यान रखे कि इसकी हर क्लास की, कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास की हर एक क्लास की 2 लेक्चर में एक साथ यूट्यूब पर रिलीज करता हूं या एक दिन बात करता हूं। एक होता है हिंदी मीडियम का जो आपके सामने है, और इसी का इंग्लिश मीडियम का भी होता है। या आप बच्चों में किसी का कोई दोस्त हो जो इंग्लिश मीडियम वाला हो, तो उसको इसकी जगह इसी का इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो लेक्चर आप दिखाएं, ठीक है। और अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, जो हमारा टारगेट है उसी के साथ, और बड़ी सिंसियरिटी के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। अगर ये लंबा हुआ, जैसे मेरे पास घड़ी रखी हुई है और मैं देख रहा हूं, अगर ये चैप्टर लंबा हुआ, ये वीडियो लेक्चर लंबा हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक पॉइंट पर आकर रोक दूं, और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड करके आपको दूं। तो कोशिश करेंगे कि कितना ये लंबा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बड़े आराम से पढ़ते जाएंगे। आप नोटबुक अपने पास रखिए, स्क्रीनशॉट से हमारा काम नहीं होगा। तो इसको एज इट इज जैसे मैंने लिख रहा हूं और जिस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया है इस कोर्स को, वैसी की वैसी आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और हम इसके फर्स्ट पॉइंट को ध्यान देते हैं। अब कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आधारभूत अध्ययन के दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, मैं हिंदी के शब्द यूज करूंगा आपके लिए, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो बायोलॉजी का टेक्निकल टर्म्स हैं उनको भी यूज करूं, ज्यादा हिंदी ना हो जाए। तो हमारा जो पहला टारगेट है वो जीव जगत में विविधता को जानना है, और मैंने एनसीईआरटी की लाइन का भी यूज किया है ताकि आप समझ सकें। और मैंने पहले से इसको डिजाइन फॉर्म में तैयार कर चुका हूं ताकि हमारा टाइम बचे और हम सही समय पर सही टाइमिंग फ्रेम में इसके कंसेप्ट बिल्डिंग कर लें। और कोई बच्चा इसको एग्जाम के टाइम पर भी देख रहा है तो वो जल्दी से इसके कंसेप्ट बिल्डिंग वाला काम पूरा हो जाए और उसको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक चीज और, कि इसका हर साल का एक रिकॉर्ड रहा है कि इस चैप्टर से, जहां से हमने इस लेक्चर को डिजाइन किया है,
2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हमने इसको तैयार कर लिया तो 2 या 3 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है, नीट के अंदर। और अगर आप 11-12 के एस्पायरेंट्स हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, वहां तो आपको मजा आना ही है, क्योंकि आपकी जो कंसेप्ट है 10th 11 12 से बिल्ड हो जाएगी, तो फिर तो वाह वाही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि अगर हमको ये कहा जाए कि यार जीव जगत में विविधता है, यानी जीव एक दूसरे से अलग है। अब आप जानते हो सब जीव अलग होते हैं, कुत्ता घोड़े से अलग है, घोड़ा कुत्ते से अलग है, सांप बिल्ली से अलग है, बिल्ली चूहे से अलग है, चूहा जो होता है सपोज कीजिए मछली से अलग है। अगर आप नीम का पेड़ देखते हैं तो वो सरसों से अलग है, सरसों देखते हैं तो बरगद से अलग है ना। घास गेहूं से अलग है, गेहूं चावल से अलग है, चावल मक्का से अलग है। तो एक दूसरे से ये प्लांट्स और ये एनिमल अलग अलग होते हैं। इस अंतर को ही विविधता के अंदर हम काउंट करते हैं। और अगर हम एक किताब का एनसीईआरटी का डाटा यूज करें जो हमारी बुक में दे रखा है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन जीव जातियां इस विश्व में पाई जाती हैं। अब इतनी जातियों को अगर हम वर्गीकृत करना चाहते हैं, उनको पहचानना चाहते हैं, तो उनको वर्गीकृत करना होगा, क्योंकि किसी की भी पहचान उसके वर्गीकरण से होती है। तो अगर हम किसी को भी पहचानना चाहते हैं कि भैया ये मानव है, ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, ये चूहा है, ये बिल्ली है, ये टाइगर है, ठीक है, ये नीम का पेड़ है, ये सरसों का है, ये बरगद है, ये जो हम बोलते हैं चीड़ का प्लांट है, तो हम उनके कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर उनको पहचानते हैं। ये बात कंफर्म है। तो इसमें क्या प्रोसेस होता होगा, इसमें किस तरीके को हम अपनाते हैं, तो वही तरीका मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल वे में बात को समझिएगा, और एक बार आपने ढंग से सुन लिया इस लेक्चर को, तो आपके दिमाग में वैसा का वैसे फ्रेमवर्क छप जाएगा। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि भैया दुनिया में इतने सारे, विश्व में इतने सारी जीव जातियां हैं, तो अगर आप उनको पहचानना चाहते हैं, आपका टारगेट उनको पहचान लें और फिर उनको नाम दे दें, कोई नाम पद्धति से नाम दे दें। तो इतना आसानी से हम बोल रहे हैं कि हम पहचान लें और उनको कोई ना कोई नाम पद्धति से नाम दे दें, तो आप इसके लिए क्या करोगे, पहले पहचानोगे फिर नाम दोगे? ऐसा तो है ही नहीं कि पहले नाम दोगे फिर पहचानोगे, उल्टा ऑर्डर तो चलेगा ही नहीं। तो पहले आप उनको पहचानोगे फिर नाम दोगे, और जब नाम दोगे तो जैसे हम पीएचडी कर रहे थे या एमफिल कर रहे थे, उस दौरान हम कोई प्लान, हम एक क्वेश्चन पूछते थे कि अगर हमने किसी को पहचान लिया, नए पद की खोज कर ली या नए जंतु की खोज कर ली, तो हम कहां जाएंगे, क्योंकि हम उसको नाम देंगे ना। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो नाम जो भी आप दोगे वो विश्वव्यापी होगा, यानी जो नाम आपने दे दिया वो एक ही नाम उस पौधे का पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगा। और उस नाम को देने के लिए अगर वो प्लांट का नाम है, तो आपको आईसीबीएन के साथ कॉन्टेक्ट करना होगा, और वो उस प्लांट पर कंफर्म कर लेगी कि वो नया प्लांट है, दुनिया में पहली बार खोजा गया है, तो उसका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आईसीबीएन उसका नाम देगी। और अगर वो प्राणी है, एनिमल है, तो आईसीजेडएन उसका नाम देगी। आईसीबीएन, आईसीजेडएन फुल फॉर्म हम यूज कर लेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंग्लिश का नाम इंग्लिश में याद करेंगे, हिंदी में याद नहीं करेंगे कि हम इंटरनेशनल को विश्वव्यापी कोड की हिंदी बना दें, ऑफ की हिंदी, बॉटनिकल की वनस्पति बना दें, और नोमेनक्लेचर की नाम पद्धति बना दें। नहीं, हम इंग्लिश में याद करेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर आप जंतु का नाम लेकर जा रहे हो, प्राणी का नाम लेकर जा रहे हो, तो बस बी की जगह जेड आ जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वहां बॉटनिकल नोमेनक्लेचर था, यहां जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो गया। और मैंने इसको बोर्ड पर पहले से लिखकर इसलिए डिजाइन कर रखा है ताकि हमारा टाइम बचे। मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो बहुत टाइम लगता है, तो आपके दिमाग में ये बात यूं की यूं चले जाना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे जीव जातियां हैं, और अगर हम उनको नाम देना चाहते हैं, तो पहचान हम करना चाहते हैं, तो पहचान करने के बाद हम उनका नाम दे देंगे। और नाम के लिए हम किसको कॉन्टेक्ट करेंगे, आईसीबीएन और आईसीजेडएन को। वो उस नाम को कंफर्म कर देगी, एक नाम चल जाएगा और वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब पूरे विश्व में वो एक ही नाम चलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग हो, बांग्लादेश में अलग हो, न्यूजीलैंड में अलग हो, अमेरिका में अलग हो, ठीक है, इंग्लैंड में अलग हो। वो नाम यूनिवर्सल होगा, विश्वव्यापी होगा, सभी जगह एक ही नाम रहेगा। चलिए, ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमें करना क्या है और हमने क्या किया। अब
नामकरण करना आसान सा काम नहीं है। इसके लिए हमारे जो बॉटनिस्ट हैं, या हमारे जो जूलॉजी वाले वैज्ञानिक हैं, या हमारे बायोलॉजिस्ट जो हैं, वो सारे बायोलॉजिस्ट ने हमें एक तरीका बता रखा है, और वो तरीका है द्विनाम पद्धति। ये आप बच्चा 10वीं 10th क्लास से जानता है कि द्विनाम पद्धति को देने वाले साइंटिस्ट कौन से हैं? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो द्विनाम पद्धति को दिए, इसी के साथ ये टैक्सोनॉमी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके फादर हैं, जनक हैं। वर्गीय की हिंदी में कहते हैं, टैक्सोनॉमी इंग्लिश में। पादप वर्गीय की, प्लांट टैक्सोनॉमी की भी जनक यही है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो। प्राणी वर्गीय की, एनिमल टैक्सोनॉमी की जनक भी यही है, ठीक है। और आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की जब बात करेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, तो वहां बतलाएंगे कि जीव जगत के अंदर एक वर्गीकरण पद्धति आई थी, वो वर्गीकरण पद्धति थी द्विपद वर्गीकरण पद्धति। द्विपद वर्गीकरण पद्धति जिसमें पूरे दुनिया के सभी जीवों को दो जगत में बांटा गया था, एक पादप जगत यानी प्लांटी, और एक एनिमल जगत यानी एनिमिलिया यानी प्राणी जगत। और ये काम करने वाले भी हमारे द्विनाम पद्धति वाले साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस थे। टॉपिक के अंदर वापस आ जाते हैं, और हम ध्यान रखते हैं कि हम नामकरण करना चाहते हैं, नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं, तो द्विनाम पद्धति के नियम अनुसार किया जाएगा। अब द्विनाम पद्धति के नियम अनुसार अगर हम कोई वर्गीकरण करेंगे तो हमको किन बातों का ध्यान रखना है, उन बातों को हम यहां समझते हैं। और द्विनाम पद्धति को कोई बड़ी पद्धति नहीं है, एक ही सांस में आप याद कर लेंगे। द्विनाम पद्धति के साथ ये बात ध्यान रखना क्या, कि हर द्विनाम पद्धति का नाम लैटिन शब्द में दिया जाता है। लैटिन शब्द में ही द्विनाम पद्धति होती है। देखने में लैटिन इंग्लिश की तरह लगता है, लेकिन जो शब्द होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। जनरली हमारी बायोलॉजी का हर वर्ड जनरली ग्रीक डिक्शनरी या लैटिन डिक्शनरी से उठा हुआ है, बाद में उसको हम इंग्लिश में यूज कर लेते हैं, लेकिन द्विनाम पद्धति के नाम लैटिन जो शब्द हैं उनमें दिए गए हैं। और अब कैसे दिए गए? हर नाम को दो शब्दों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहला नाम होगा वंश का और दूसरा नाम जाति का होगा। तो पहला नाम किसका होगा? वंश का, और दूसरा नाम किसका होगा? जाति का होगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है। ये हमने लिखा भी है कि फर्स्ट नाम जो होगा वंश का होगा और सेकंड नाम किसका होगा? जाति का होगा। अब इसका मतलब क्या होगा? जैसे मुझे आम का नाम देना है, मैं एग्जाम्पल भी किताब वाले ही ले रहा हूं ताकि आप उसी दायरे में रहें, क्योंकि एग्जाम वहीं से आएगा। जनरली बात है कि अगर आप दायरे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर आसपास फैलेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। अपना टारगेट वो है जो अपनी बुक में दे रखा है उसको समझ के पढ़ना, ना कि एक्स्ट्रा की तरफ भागना, क्योंकि वो एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो वंश है उसका नाम पहले दिया जाएगा और जाति का नाम बाद में दिया जाएगा। जैसे आम का नाम है, तो आम का नाम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। मैं मैंगो बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके वनस्पतिक नाम की बात कर रहा हूं। तो मेंजीफेरा इंडिका। अब मेंजीफेरा क्या है? वंश का नाम है। इंडिका किसका नाम है? जाति का। अपन आगे देखेंगे नाम को लिख कर भी। अभी तो फिलहाल मैं आपसे वर्बली डिस्कस कर रहा हूं कि ये नाम किस तरह से होगा। तो पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का। अब ये नाम हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, हम चाहे हिंदी मीडियम के हैं, ये नाम हम इंग्लिश में लिखेंगे। मैं आगे अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वंश के नाम का पहला अक्षर जो लेटर होगा, अक्षर या लेटर जो होगा वो कैपिटल में आएगा, और जाति के नाम का पहला लेटर क्या में आएगा? स्मॉल में आएगा। अपन एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, है ना। तो जैसे मुझे अगर मेंजीफेरा इंडिका लिखना है तो मैंने मेंजीफेरा वंश का नाम लिख दिया, ये मेंजीफेरा हो गया। आपने देखा कि वंश के नाम का पहला अक्षर कैसा है? कैपिटल में है, यानी जीनस को हम काय में दे रहे हैं? कैपिटल में दे रहे हैं। और जैसे ही हम जाति पर आते हैं तो जाति के नाम का पहला अक्षर देखिए, आप पहला लेटर देखिए स्मॉल में है, तो मेंजीफेरा इंडिका। ये इस तरह से आप नाम देंगे, पहला नाम वंश का है और दूसरा नाम जाति का है। तो इस तरह से हम लोगों को दो वर्ड्स में इनको लेके चलना है। चलिए, पहला नियम क्लियर हो गया, दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात, अगर कोई नाम के साथ कोई वैज्ञानिक भी जुड़ा हुआ है, उसका डिस्कवरी करने वाला, उसके साथ रिलेटेड वो अपना नाम देना चाहता है, तो वो जाति के नाम के बाद देगा। जैसे मान लो कि मेंजीफेरा इंडिका को खोजने वाले कौन थे? लीनियस थे। तो लीनियस अपना पूरा नाम नहीं लिखेंगे, कई लोग अपना पूरा नाम लिख देते हैं। तो लीनियस ने कहा कि वो जाति के नाम के बाद आप शॉर्ट अक्षरों में लिख सकते हैं। जैसे मैंने LINN लिख दिया और डॉट लगा दिया, तो वो जाति के बाद आएगा। ये तीसरी कंडीशन है कि अगर
वंश का नाम, ये पहला नाम वंश का हो गया, ठीक है, और दूसरा नाम किसका हो गया, जाति का। तो उसके बाद तीसरा नाम किसका दिया जाएगा, तीसरा नाम दिया जाएगा उस साइंटिस्ट का, उस वैज्ञानिक का, और शॉर्ट में दिया जाएगा, कोई पूरी कहानी नाम नहीं, कैरोलस लिनियस, है ना, ऐसे नहीं दिया जाएगा, ये उनका पुराना नाम था कार्ल वॉन लिनियस, तो ऐसे भी नहीं दिया जाएगा, हम सिंपल सा उसको शॉर्ट में देंगे। तो ये तीन बातें ध्यान रखना। अब जब भी कोई नाम दिया जाएगा तो या तो वो हाथ से लिखा जाएगा, या किसी बुक, है ना, या किसी पब्लिशर के पास वो प्रिंटेड होगा। अगर वो प्रिंटेड है तो वो कैसे होंगे, एक फॉन्ट होता है हमारे कंप्यूटर में इटैलिक, इटैलिक को अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं तिरछा शब्द। तो जब भी अगर कोई शब्द प्रिंटेड होगा, जैसे प्रिंटेड होगा तो इटैलिक लिखे जाएंगे, यानी तिरछे लिखे जाएंगे। कंप्यूटर में फॉन्ट होता है, आप उसको सेलेक्ट कीजिए और इटैलिक कर दीजिए, अपने आप वो तिरछे हो जाते हैं। तो अगर कोई नेम, किसी भी प्लांट या एनिमल या जीव का नाम अगर हम लिख दे रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, तो उन सबको हम इटैलिक कर लेते हैं। ये एक तरीका है, वंश का नाम भी हो और जाति का नाम भी हो। लेकिन अगर हम किसी रजिस्टर में या किसी बुक में, एक सॉरी नोटबुक में नोट कर रहे हैं, तो नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है कि हस्तलिखित नामों को अंडरलाइन कर देना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, मेंजीफेरा और इंडिका, मैंने कोई नाम लिखा था मेंजीफेरा इंडिका, तो रूल क्या बोलता है कि मैं मेंजीफेरा को भी अंडरलाइन कर दूं और इंडिका को भी अंडरलाइन कर दूं। वैज्ञानिक के नाम की तो एक छोटी सी बात है, उसको अपन को छोड़ दो, उसको ध्यान मत दो, वो तो बड़ा नियम खत्म हो गया। तो मेंजीफेरा को भी अपन अंडरलाइन कर दिया, इंडिका को भी अंडरलाइन कर दिया। ये नियम कब लागू होगा, जब हम हस्तलिखित काम करेंगे, हाथ से लिखेंगे, ठीक है, तो तब हमको ऐसा करना है। लेकिन अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं तो प्रिंट में अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां एक फॉन्ट आता है इटैलिक का, इटैलिक आप कर दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक वो लेटर इटैलिक में हो जाएगा। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, और ये इसलिए जरूरी थी, मैंने नाम लिखा है वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान, लेकिन ये जरूरी क्यों था, ये इसलिए जरूरी था कि तब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैंने बड़े शॉर्ट वे में, लंबी कहानी ना बतलाकर, बस कंसेप्चुअल बेस जो था कि हर जीव का नाम दो नामों से होगा, और पहला नाम वंश का, दूसरा जाति का होगा, वैज्ञानिक को तो उसको भी संबंधित कर दीजिए। अगर आप वंश का नाम लिख रहे हैं पहले लेटर कैपिटल में, जाति का नाम लिख रहे हैं पहले लेटर स्मॉल में, फटाफट हम समझ गए। अगली बात, अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसको बाद में शॉर्ट में लिख देंगे जाति के नाम के बाद, और अगर हम उसको प्रिंटेड करवा रहे हैं तो इटैलिक ऑर्डर में, हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन, दैट्स ऑल। ये दिनांक पद्धति कंप्लीट। अब इसमें एग्जांपल्स आएंगे, और हमारी एनसीईआरटी बुक में 4 एग्जांपल दे रखे हैं। मैं चाहूं तो अभी यहां पर 100 एग्जांपल दे दूं आपको, लेकिन वो 100 एग्जांपल से मेरा क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं उसी एग्जांपल्स को आपके सामने रख रहा हूं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आम है, तो आम एक पर्टिकुलर नेम है प्लांट का, और उस आम को हम क्या बोलते हैं, मेंजीफेरा इंडिका, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बतलाया था। गेहूं में अलग अलग कंडीशन होती है, एक वंश का नाम है ट्रिटिकम का, और जाति का नाम है एस्टिवम है, ठीक है। आप देखिए रूल वही चल रहा है, ट्रिटिकम का टी कैपिटल में और जाति एस्टिवम का ए स्मॉल में है। ऐसे ही हम घरेलू मक्खी जो होती है हमारे उड़ती रहती है आसपास, उसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। मस्का उसके वंश का नाम है मस्का, और डोमेस्टिका उसकी जाति है, स्पीशीज है। मैं पूरे हिंदी के शब्द ही यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम का बैच है तो मैं हिंदी के शब्दों का ही यूज कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा जो इंग्लिश मीडियम का बैच है, अगर उसको वहां आपको इंग्लिश से पढ़ना है तो वहां जाकर देखिएगा। तो नेक्स्ट जो दो हर बार जब मैं रिलीज करता हूं तो हिंदी मीडियम की बैच का लेक्चर रिलीज करता हूं, उसके साथ में इंग्लिश मीडियम का भी करता हूं। चलिए आगे बात करते हैं, हम ध्यान देते हैं। अगले हैं मानव। मानव में होमोसिपियंस है, तो ये बड़ा इजी गोइंग का काम हो गया। यह इस तरह से हम आम, गेहूं, घरेलू मक्खी, मानव। तो आप बोलेंगे कि सर अगर आप इसको बोर्ड पे लिख रहे हैं तो क्या आपको इसको अंडरलाइन करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे यहां इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, यहां भी इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, यहां इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, यहां इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए। क्या इतना गैप छोड़ना चाहिए बीच में? नहीं, ये गैप तो मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं अलग अलग करना चाहता हूं वंश नाम और जाति का नाम। मैं दोनों नामों को अलग अलग रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने दोनों नामों को अलग रखा। जब आप लिख रहे हैं तो जितना स्पेस दो शब्दों के बीच में होता है उतना ही रखते हैं, ठीक है, इतना लंबा नहीं रखते हैं। ऐसे मस्का अंडरलाइन और डोमेस्टिका भी अंडरलाइन, होमो अंडरलाइन और सेपियंस भी अंडरलाइन। ये अपनी द्विनाम पद्धति कंप्लीट, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, चाहे आप 12th के बच्चे, 11th के बच्चे इसको देख रहे हो, चाहे आप इसको नीट की तैयारी में कर रहे हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड में अगर आपके हो तो वहां तैयारी कर रहे हो, तब भी इससे बाहर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं
और अगली कंडीशन पर आते हैं। अब इतना करने के बाद दो नए शब्दों से अपन वेल नोन होंगे, चित परिचित होंगे। मैं हिंदी के शुद्ध शब्दों का भी यूज करूंगा, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट्स पे बोल सकता है, ताकि जितना आप बोलेंगे उतने हम सुधारते जाएंगे। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, ताकि मेरे हर गांव का, देहात का, शहर का हिंदी मीडियम का छात्र इसको समझे, उसको दिक्कत ना आए। अब आते हैं हम लोग कि अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो एक शब्द बड़ा बार बार हमारे दिमाग में जाएगा, टैक्सा, और उसके पीछे पीछे भागता रहेगा टैक्सोन, टैक्सा टैक्सोन, टैक्सा टैक्सोन, टैक्सा टैक्सोन, ही चलता रहेगा, है ना। तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे, और जब हम कंफ्यूज होते रहेंगे तो हमारे दिमाग में जो चीज समझ में नहीं आती ना, वो घुस जाती है, और जो समझ में आती है उसको तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन वो जो नहीं समझ में आ रही है ना, वो घुसती रहती है, वो हमें परेशान करती है। तो टैक्सा और टैक्सोन ये शब्द हमें परेशान करते रहेंगे। पहले एक सिंपल सी भाषा में आप समझिए, अगर मैं वर्गीकरण विज्ञान को पढ़ रहा हूं, मैं किसी जीव का वर्गीकरण करना चाहता हूं कि भैया ये अलग है, वो अलग है ना, तो मैं कहूंगा कि भैया ये यार कुत्ता है, वो घोड़ा है, वो मानव है, इन सब में स्तन ग्रंथियां होती हैं, तो ये स्तनी है। ये कहूंगा थोड़ी सी नॉलेज अच्छी मेरी, तो मैं और उसको आगे बोलूंगा तो ये सारे प्राणियों के जो मैं नाम ले रहा हूं, कुत्ता, घोड़ा, मानव, स्तनी प्राणी, ये सब क्या बोल रहा हूं मैं, ये सब जीवों की कैटेगरीज बता रहा हूं, उनकी कैटेगरीज के बारे में बता रहा हूं, उनके प्रकार के बारे में बता रहा हूं, उनके ग्रुप के बारे में बता रहा हूं, यही बात बोलेंगे। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो कुत्ता, घोड़ा, मानव क्या हो गए, प्राणी हो गए। और उनमें भी अगर मैं और अंदर चले जाऊं कि यार इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, तो ये कौन हो गए, स्तनी हो गए। ये सब मैं बात जो कर रहा हूं, शब्दों को यूज कर रहा हूं, ये सारे शब्द कहलाते हैं टैक्सा। और कोष्टक में बिल्कुल अलग कलर के पेन से मैंने लिखा है विभिन्न स्तर की शब्दावली, अलग अलग स्तर की जो शब्दावली हम यूज करते हैं वो टैक्सा कहलाती है ना। अगर आप देखें तो यहां किस स्तर की शब्दावली यूज की, आपने एक बड़े समूह की बात की, प्राणी, और फिर यहां आपने उसके एक छोटे ग्रुप की बात कर दी, स्तनी, प्राणी में स्तनी, और स्तनी में भी कुत्ता, घोड़ा, मानव, ये आपने अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग स्तर में आप टैक्सा की बात कर रहे हैं। ठीक है, टैक्सा की बात कर रहे हैं, और टैक्सा हमेशा ध्यान रखना, एक अपन हिंदी में एक वचन बहुवचन बोलते हैं ना, तो ये बड़ा वर्ड है, बहुवचन वाला बात है। इसका छोटा भाई एक वचन में अगर क्या बोलेंगे तो टैक्सोन कहलाएगा, तो कोई दूर की बात नहीं है ना, कोई दूर की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इनको एक बार दिमाग में डाल लीजिएगा, ताकि जब आपके बहुविकल्पी प्रश्न आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, या आपको कभी वर्णन करना पड़े, तो दिमाग में ही रहना चाहिए, वर्णन भी दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये समझ लिया, बिल्कुल दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। अगली बात हमारे दिमाग में ये आती है कि विभिन्न स्तर की शब्दावली, ये हो गई टैक्सा, हमने इसके एग्जाम्पल भी देख ली। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में भी एज इट इज है। अगर मुझसे कहा जा रहा है कि भैया गेहूं, चावल, मक्का, आलू, सरसों कौन है, मैं बोलूंगा पादप है। अब वो बात अलग है कि गेहूं, चावल, मक्का हमारे कुल में आएंगे, जिसको हम कहेंगे पोएसी या ग्रेमिनी कुल, सामान्य भाषा में घास कुल, है ना, उसके सदस्य होंगे। आलू हमारा सोलेनेसी कुल का होगा, और सरसों हमारा कुर्सी फेरी कुल का होगा। कुर्सी फेरी, कुर्सी फेरी, ये हम पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। जिसको मालूम है, जो कोई अगर बच्चा ऐसा भी है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं कि इन सब सब क्लास, सब नीट के जितने भी तरह के एस्पायरेंट हैं, 11th 12 फाउंडेशन, है ना, नीट के जो है, जो बिल्कुल ड्रॉप बच्चे हैं, वो हर बच्चे को ही देखना चाहिए, कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, आप इसको अच्छी तरह से देखें। तो इस तरह से गेहूं, चावल, मक्का, ये सब क्या है, तो मैं तीन तरह से सोचूंगा। पहले सोचूंगा यार पादप, फिर मैं सोचूंगा यार पादप के उदाहरण, फिर तीसरा सोचूंगा क्योंकि मेरी अगर नॉलेज और डीप है, अगर मैं ऐसा बच्चा हूं कि जो मैं ड्रॉपर हूं या मेरी नॉलेज अच्छी है, तो मैं बोलूंगा गेहूं, चावल, मक्का तो ग्रेमिनी या पोएसी में आ रहे हैं, और आलू, सरसों, ये किसके कैटेगरी में आ रहे हैं, कि आलू आ रहा है सोलेनेसी कुल में, और सरसों आ रहा है किसमें, कुर्सी फेरी में। तो मैं जब कुल की बात कर रहा हूं, या मैं इंडिविजुअल पादप की बात कर रहा हूं, या पादप ही बोल रहा हूं, तो ये सब कौन है, टैक्सा है, बड़ा ग्रुप है टैक्सा। और टैक्सा का एक वचन यानी सिंगुलर कौन है, टैक्सोन है। तो इसलिए अब हम ध्यान दें कि हम फटाफट एक टॉपिक को चेंज कर कर एक बड़े टॉपिक के अंदर घुस गए हम। ठीक है, वो बड़ा टॉपिक क्या है, जब मैंने ये सब कुछ समझ लिया, तो मेरे सामने अब वर्गीकरण के पद आएंगे। ये वर्गीकरण के पद क्या है, जैसे हमारे घर में दादाजी सबसे बड़े हैं, है ना, दादाजी के बाद पापा जी उससे छोटे हैं, और पापा जी के बाद हमारा छोटा नवाब राहुल उससे छोटा है, जो हमारा भाई है। ठीक है, या खुद राहुल इसको देख रहा है, तो वो खुद राहुल भी इसमें आ गया।
तो आप कह रहे हैं कि सर मेरे दादाजी सबसे बड़े हैं, उनका बेटा मेरा बाप है, सॉरी पिताजी है, और उनका बेटा मैं खुद हूं। ठीक है, यूट्यूब पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत शब्दों का सही चयन करना पड़ता है। क्लास में तो हम इतना हल्ला करते हैं कि बच्चा हंसते हंसते आड़ हो जाता है, लेकिन यहां हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है शब्दावली का। ठीक है, तो बाप, दादा, बेटा, दादा, उसका बेटा, उसका बेटा, तो अभी एक पदों का यूज कर रहे हैं, बड़े से छोटा, है ना। अगर आप छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं तो उसे कहेंगे आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अपन भी ये करेंगे कि वर्गीकरण की वर्गीकरण को आसान करने के लिए, किसी जीव को पहचान और नामकरण करने के लिए, ताकि उसका वर्गीकरण कर सके, इसके लिए हम कुछ पदों का उपयोग करेंगे और इन्हीं को कहेंगे वर्गीकरण पदानुक्रम। वर्गीकरण पदानुक्रम, इसमें सबसे बड़ा पद, जैसे हमारे दादाजी घर में सबसे बड़े हैं, और अगर आप सौभाग्यशील है परदादाजी भी हैं तो वेरी वेरी गुड, है ना। आप बड़े सौभाग्यशील हैं, आप परदादाजी को देख रहे हैं। अगर ननिहाल पक्ष की बात करो तो परनाना या परनानी, ठीक है, मम्मी, और फिर हम खुद हो गए। चलो अब लौट के यहां आते हैं और रिश्तों की बात को यहां सेपरेट कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा, अगर हमसे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा वर्गीकरण के लिए हम पद कौन सा यूज करते हैं, तो जगत। अगर हम इंग्लिश में यूज करेंगे तो किंगडम बोलेंगे, बायोलॉजिकल वर्ड यूज करेंगे किंगडम। अगर हम उससे छोटे पर आ जाएं तो उससे छोटा होगा संघ। उससे छोटा कौन सा होगा, संघ। ये क्रम आप देखेंगे तो ये अवरोही क्रम है, सबसे बड़ा जगत, उससे छोटा संघ। और संघ की अगर हम बात करें तो संघ को इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम। अब आता है भाग। भाग के लिए हम बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं डिवीजन। अगला है वर्ग। वर्ग में हम क्लास बोलते हैं, जो छोटी होती है, और क्लास से छोटी होता है गण, ऑर्डर। गण से छोटा होता है कुल, और कुल से छोटा होता है वंश, और वंश से छोटा होता है जाति। तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ये 7 शब्दों को ध्यान रखना है कि वर्गीकरण के लिए वर्गीकरण के कितने पद होते हैं, 7 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 7। सबसे बड़ा पद वर्गीकरण का जगत कहलाता है, और सबसे छोटा पद कहलाता है जाति कहलाता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसको वर्गीकरण की इकाई भी कहा जाता है, छोटी से छोटी इकाई क्या कहा जाता है, जाति। और दूसरी बात, वर्गीकरण के पदों को अवरोही क्रम में जमाना क्या कहलाता है, वर्गीकरण पदानुक्रम या हेरारकी। वर्गीकरण पदानुक्रम या हेरारकी कहलाता है। तो आपके क्वेश्चन आ जाए, वर्गीकरण पदानुक्रम को अगर आप छोटी 11th क्लास में हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वर्गीकरण पदानुक्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपका सीधा सीधा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको कोई तरह के बस आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। आपने कंसेप्ट बिल्डिंग कर ली कि वर्गीकरण पदानुक्रम क्या होता है, इसमें कितने पद होते हैं, 7। इसमें आरोही क्रम में जमाना होता है या अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम सबसे बड़ा ऊपर, सबसे छोटा नीचे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अंदर भी समझ लीजिए। जगत के अंदर क्या होते हैं, संघ। संघ के अंदर क्या होता है, वर्ग। वर्ग के अंदर क्या होता है, गण। गण के अंदर क्या होता है, कुल। कुल के अंदर क्या होता है, वंश। और वंश के अंदर क्या होता है, जाति। मैं यूं भी कह सकता हूं कि जाति मिलकर वंश बनाती है, वंश मिलकर कुल बनाती है, कुल मिलकर गण बनाती है, गण मिलकर वर्ग बनाते हैं, वर्ग मिलकर संघ बनाते हैं, और संघ मिलकर जगत बनाते हैं। तो इस तरह का जो डांस हम कर रहे हैं, है ना, ये चलता रहेगा और इस तरह से बड़ी कंडीशन आ जाएगी। अब इन वर्गीकरण पदों को ही, वर्गीकरण के इन पदों को ही हम टैक्सोन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, टैक्सोन। यानी हमारा जाति एक टैक्सोन, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, ये क्या है, वर्गीकरण के पद, यही क्या है हमारे पर्टिकुलरली हमारे टैक्सोन है। ठीक है, ध्यान रखना टैक्सा और टैक्सोन में कभी कंफ्यूजन मत होना। टैक्सा और टैक्सोन शब्दों को देखिए, टैक्सा छोटा शब्द है 3 का, और टैक्सोन 4 का है। तो ध्यान रखना, टैक्सा 3 है और टैक्सोन 4 से, ये बड़ा है तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, एक वचन और बहुवचन का ध्यान रखिएगा। अगली बात, तो बड़ा वर्ड कौन सा हो गया हमारा टैक्सा, छोटा कौन सा हो गया टैक्सोन। तो वर्गीकरण के प्रत्येक पद को क्या बोलते हैं हम, टैक्सोन बोलते हैं। ठीक है, इसी का बहुवचन क्या है, टैक्सा है। क्लियर होगी बात। यहां हमने इतने भी एग्जांपल दिए, तो कभी कंफ्यूज मत होना, टैक्सा टैक्सोन टैक्सा टैक्सोन से कभी भी कंफ्यूज मत होना बच्चों। ठीक है, तो आपसे वो बहुविकल्प भी पूछेगा तो बिल्कुल क्लियर है ना उस बात में कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो यहां तक हम लोगों के सामने ये शब्द चीजों जितनी भी थी, कितने पदों में हमने बात करी, किस पद की हमने बात करी, ठीक है, तो वो सब चीजें हमारे सामने क्लियर रहना चाहिए और हमें ये मालूम रहना चाहिए कि हम स्टडी किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और किस तरह की कर रहे हैं। अब अगली स्टेप पर हम आते हैं। तो आपको क्या क्लियर हो गया
कि वर्गीकरण में अगर आप बोल रहे हो पादप, जंतु, प्राणी, है ना, गेहूं, चावल, मक्का, आम, या फिर मानव, कुत्ता, बिल्ली, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? टैक्सा की बात कर रहे हैं। और आप वर्गीकरण के पदों की बात कर रहे हैं कि भैया मैं तो आज जगत की बात करूंगा, आज मैं संघ की बात करूंगा, मैं वर्ग की बात करूंगा, मैं गण की बात करूंगा, मैं कुल की बात करूंगा, मैं वंश की बात करूंगा, मैं जाति की बात कर रहा हूं। आप वर्गीकरण के पदों की बात कर रहे हैं और इन्हीं पदों को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोन बोलते हैं। तो दोनों में बातें क्लियर। हिंदी में ध्यान रखना, टैक्सोन को वर्गक कहते हैं, वर्गक, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और वर्गीकरण के अंदर जितने भी पद होते हैं उन पदों को अवरोही क्रम में जमाना क्या कहलाता है? वर्गीकरण पदानुक्रम या हेरारकी कहलाता है। ठीक है, हेरारकी। तो इसमें कितने पद होते हैं? 7 पद होते हैं। ये ध्यान। सबसे छोटा पद कौन सा होता है? जाति होता है। सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? जगत। बड़े के बारे में कोई पूछता ही नहीं है, छोटे के बारे में पूछा जाएगा तो उसका नाम आपको जाति ध्यान रखना है कि वर्गीकरण की इकाई क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। चलो बच्चों, अब आते हैं न्यू पेज पर। और अब हम लोगों को जो हमारे हेडिंग में था, जो हमारे थंबनेल में था, उस पे आते हैं। मैं डायरेक्ट इस पर आ सकता था, लेकिन मैं इस पे डायरेक्ट आता तो ऐसा हो जाता कि जैसे अगर मैं आपको 1 to 10 नंबर ना सिखाकर 11, 12, 13, 14 सिखा रहा हूं तो फिर मेरा सिखाना बिल्कुल बकवास जाता। इसलिए ये शुरू के, अगर मैं घड़ी देखूं तो इस शुरू के जो मैंने 20-25 मिनट लगाए हैं, वो 20-25 मिनट मुझे ये जरूरी था कि अगर मैं कंसेप्ट बिल्डर बैच पढ़ा रहा हूं तो बच्चे के कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है तो मैं कहां से उसको आगे लेके चलूंगा। तो अब मेन वर्ड्स पे आता हूं मैं, जिनको मुझे क्लियर करना था कि वर्गीकी यानी वर्गीकरण विज्ञान, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान है क्या? ठीक है, ये वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान है क्या, तो इसको हम अब समझ रहे हैं। किसी भी जीव विज्ञान की शाखा में, हाँ, अगर हम जीव की वर्गीकी की बात कर रहे हैं तो ये वो तरीका है, ये वो विधि है, ये वो प्रोसेस है, ये वो मैकेनिज्म है जहां हम जीवों के विशेषीकरण करते हैं, जीवों की पहचान करते हैं, उसके बाद हम वर्गीकरण करते हैं और फिर उनका नाम देते हैं। दैट्स ऑल। ये 4 शब्दों को अच्छी तरह से दिमाग में ध्यान रख लीजिए। और मैं आपसे, मेरी राय रहेगी कि मैं इंग्लिश में भी, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के वर्ड भी अगर दिमाग में साथ साथ लेके चलें तो कोई बुराई नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं गुरुजी हम तो हिंदी में पढ़ेंगे, हमें इंग्लिश के वर्ड से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपकी ये विश है, आप ऐसे चलते जाए। लेकिन मैं, मेरी जिम्मेदारी कि मैं बोल दूं हिंदी मीडियम का बेच है, लेकिन थोड़े थोड़े इंग्लिश के वर्ड लेके चलना है हमको। तो वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान में किसे कहते हैं? जिसका आधार विशेषीकरण का हो, पहचान का हो, वर्गीकरण का हो और नाम पद्धति का हो। अगर मैं विशेषीकरण बोल रहा हूं तो मैं किसी भी पद के या किसी भी जीव के या उस वर्गीकरण के करेक्टराइजेशन बता रहा हूं, करेक्टराइजेशन, करेक्टर बता रहा हूं। और अगर मैं पहचान कर रहा हूं तो सीधी सी बात है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूं। ठीक है, जो उसके विशेषीकरण के बाद है। देखो देखो, अपन जनरली किसी की अपन को मालूम पड़ जाए विशेषता कि भैया इस जीव की ये विशेषता है, तो उसके बाद उसकी पहचान करना आसान हो जाता है। और पहचान करते ही आप उसको किसी ना किसी ग्रुप में डाल देंगे कि भैया मैंने इसको देखा, इसके ये करेक्टर है, ये लक्षण है। अब इस करेक्टर के आधार पर मैंने इसकी पहचान कर ली है। अगर ये ज्ञात वाला है, पुराना कोई जीव है, तो इसको इसमें रख दो। और अगर अज्ञात है, अननोन है, नया खोज लिया, तो बधाई हो आपको। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एक नए ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो आप वर्गीकरण करेंगे ना कि भैया मैंने इस ग्रुप का इस तरह का एक नया जीव खोज लिया, नया पादप खोज लिया, नया प्राणी खोज लिया, तो उसको एक नए ग्रुप में डालेंगे आप। तो वो नए ग्रुप में डालने को करेंगे वर्गीकरण हम लोग। अब हमने वर्गीकरण भी कर लिया, अब नाम भी दोगे ना, क्योंकि सारा काम तो आप कर रहे हो। नाम देने के लिए आप कहा जाओगे दिनाम पद्धति में, वंश और जाति का नाम देखोगे, वंश का नाम किससे मेल कर रहा है, जाति या किससे, और बधाई हो, आपने नया पद खोज लिया, आप दे दीजिए। और आपने नया पद नहीं खोजा, आपने पुराना ही को खोजा है, तो फिर तो वंश और जाति का नाम पहले से दे रखा है, आप कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है। आपने कोई पुराना पद भी किसी जगह से खोजा है, वो बात अलग है कि ये यहां भी मिलता है और ये हमारे इधर इस क्षेत्र में मिलता है, ये वहां भी मिल गया। तो दोनों तरह से ही हम लोग इस बात को समझ रहे हैं बच्चों। ध्यान रखना, एक बार समझ लोगे तो बड़ा आसान लगता है। अब आते हैं हम नाम पद्धति पर। नाम पद्धति की बात करिए, नोमेनक्लेचर बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। चलिए, ये 4 स्टेप्स को ध्यान रखना जब भी आपके ये वर्ड आ जाए। वर्गीकी, वर्गीकरण विज्ञान, इसका आधार विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति हो। इस बात को थोड़ा सा और डीप जाकर कवर कर लेते हैं। थोड़ा और डीप जाएंगे तो हमारे सामने एक और चार्ट आएगा। मैंने पहले भी कह रहा हूं कि मैं आपके सामने भी ये लिख सकता था, लेकिन बहुत टाइम लग जाता।
और मुझे बैच को कंसेप्चुअल करना है, मेरा बच्चा आए, देखे और बात को समझे और बस दिमाग में डाल ले। ये सब बिल्कुल कहते हैं ना वो जेनेरिक क्लास है, ऐसी क्लास जहां सब कुछ शुद्ध है, किसी की नकल या किसी की कॉपी नहीं है। ठीक है, अपनी मेरा डायलॉग टैगलाइन है, सरलता से सफलता की ओर, बिल्कुल इजी गोइंग। मैंने यूट्यूब चैनल को आपको इस प्लेटफॉर्म को इसलिए अवेलेबल कराया है कि मेरे इतने बच्चे जो बायोलॉजी के एस्पायरेंट हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के, उनको हर चीज आसानी से हो जाए। अब अपन ने डिस्कस कर लिया कि अपन किसी जीव की वर्गीकरण विज्ञान में, हम वर्गीकी में उस जीव को पहचान लेंगे, विशेषीकरण कर लेंगे, है ना, पहचान लेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे और नाम दे देंगे। तो ये चारों नाम आपके सामने वापस एक बार और आ गए। अब पहला पद कौन सा था अपना? पहला पद था विशेषीकरण। विशेषीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन। आपको याद होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अपना पेपर जो आता है हिंदी में भी आता है, इंग्लिश मीडियम में भी आता है। चाहे हम स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम नीट की तैयारी कर रहे हो, हिंदी हर जगह अवेलेबल है। बिल्कुल बिना डरे बिंदास होकर तैयारी कीजिए। चाहे कोई कितने ही बोले हम हिंदी मीडियम से फलाना निकलता, वो नहीं निकलता, ये निकलता, सब निकलते हैं, है ना। बड़े बड़े कलेक्टर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, डॉक्टर बनना क्या है फिर। ठीक है, तो चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, विशेषीकरण, करेक्टराइजेशन पे आते हैं। अब करेक्टराइजेशन जब हम कर रहे हैं, विशेषीकरण हम जब कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमको इन चीजों पर ध्यान देना है। हम कौन सी विशेषता की बात कर रहे हैं? हम पहली विशेषता की बात करेंगे आकार की, जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की आकार की क्या होती है? किसी भी जीव की, चाहे वो पादप हो चाहे वो प्राणी हो, हम उसकी बाहरी संरचना का अध्ययन करेंगे तो उसे बोलेंगे आकारिकी। तो विशेषीकरण में सबसे पहले आप बाहरी संरचना का अध्ययन कर लोगे। या प्राणी है तो सिर कैसा है, वक्ष कैसा है, ग्रीवा कैसी, गर्दन कैसी है, धड़ कैसा है, पूंछ कैसी है, टांगे कैसी है, उंगलियां कितनी है, फलाना ढिमकला, ये सारी स्टडी आपकी मॉर्फोलॉजी में आ जाएगी। अब उसके बाद आप चाहेंगे जीव के अंदर, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, अगर पादप है तो जड़तना पत्ती कैसी है ना, पुष्प कैसा है, तो ये मॉडिफिकेशन, रूपांतरण कैसे है, तो ये आपका बाहरी संरचना में। लेकिन अगर हम बात करें शारीरिक की, अनाटोमी बोलते हैं, इसमें आप जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। आंतरिक संरचना में पादप है तो आप देखेंगे उसके उत्तक कैसे हैं, द्विबीजोत्तक है, स्थायी उत्तक है, जाइलम फिलोएम कैसा है, ठीक है, क्या पोजीशन है उसकी, तो उसके हिसाब से पत्तियां कैसी, अंदर से कैसी हैं, कहाँ पर मध्य उत्तक, कहाँ खम उत्तक, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी आधार पर आप पादप की पहचान कर लेंगे अंदर से। अगर हम एनिमल की बात करें तो उसके पाचन तंत्र, शोषण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, विभिन्न प्रकार के तंत्रों को देखेंगे, उत्तकों को देखेंगे, ठीक है ना, उसकी हड्डियों को देखेंगे, अस्थियों को देखेंगे, पेशियों को देखेंगे, हर तरह की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। तो ये शारीरिकी में आ जाएगा। अगला है कोशिका विज्ञान, जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है यार, कोशिका की संरचना और कार्य जो भी दे रखे हैं, भैया कोशिका कैसी है, कोशिका भित्ति का एक है, कोशिका झिल्ली कैसी है ना, अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, गाल्जी का है कैसा है, जीव द्रव्य क्या विशेषता है, कोशिका द्रव्य की विशेषता क्या है, केंद्रक कैसे हैं, गुणसूत्र कैसे हैं, डीएनए आरएनए की कंडीशन है, ये सारी स्टडी अपनी कोशिका विज्ञान में आ जाएगी। ये भी अपन को अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद अपन चलेंगे भ्रूणिकी में, इसको बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी, जहां भ्रूण विकास का अध्ययन करते हैं। मैंने लिखा नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां भ्रूण विकास का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? भ्रूण विकास का, भ्रूणिकी में। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, कि जैसे ही युग्मक संलयन होता है, जैसे ही निषेचन होता है, चाहे वो एनिमल में हो रहा हो चाहे प्लांट में हो रहा हो, नर मादा युग्मक, मेल फीमेल गेमेट मिलते हैं और युग्मनज बनता है। वो युग्मनज आगे समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के द्वारा क्या बना लेता है? बहुकोशिकीय भ्रूण बना लेता है। मानव में 9 माह के गर्भकाल में होता है, हाथी में अलग समय में होता है, कुत्ते में अलग समय में होता है, पौधे में क्या होता है? बीज के अंदर भ्रूण का विकास होता है। और इस भ्रूण के विकास का जो अध्ययन होता है वो भ्रूणिकी कहलाता है। ठीक है, तो भ्रूणिकी में हम क्या करते हैं? किसी भी जीव के जो आंतरिक, जो भ्रूण के विकास की क्रिया, युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करते हैं। अगर हम प्राणी का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि उस प्राणी के अंदर किस तरह से युग्मनज डिवाइड हुआ, कैसे मोरूला बना, कैसे ब्लास्टुला बना, कैसे ब्लास्टोसिस्ट बनी, कैसे गेस्टुला बना, और कैसे उसके अंदर विभिन्न परिवर्तन आने से एक कंप्लीट भ्रूण बन गया। तो पौधा है तो पौधा के अंदर जो बीज है उसके अंदर भ्रूण बन रहा है, कैसे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास होता है, कैसे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है, कैसे अन्य पादप में विकास होता है। तो इस सबको स्टडी भ्रूण विकास में होती है। अब आता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, हिंदी में बोले तो। हिंदी में बोले पारिस्थितिकी, तो ये क्या होता है? कोई भी जीव जिस पर्यावरण में रहता है उसके साथ उसका अध्ययन। जैसे हम मान लीजिए अभी बहुत गर्मी हो रही हो और हम गर्मी में देख रहे हैं तो हमारा पर्यावरण कैसे है, आसपास बहुत तापमान ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, पसीना आ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, ये हमारी पारिस्थितिकी है। हम सर्दी में है, ठंडे इलाके में है, बहुत कपकपी लग रही है
और हमको ठंड लग रही है, तो ये हमारी इकोलॉजी हो गई। एक प्लांट पानी के अंदर है तो जीव कौन हो गया, प्लांट हो गया। और कहाँ पर है, पानी के अंदर है तो पानी के हिसाब से उसका पर्यावरण हो गया, तो ये इकोलॉजी हो गई। ये सब करेक्टर्स की विशेषकर इन करेक्टर्स की स्टडी किसके अंदर आती है, हमारे पहले करेक्टर के अंदर आती है, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान में हमने पहला क्या बताया था, विशेषीकरण, करेक्टराइजेशन, जो इसके अंदर आएगा। और इसके अंदर क्या आएगा, आकारिकी, शारीरिकी, है ना। और कौन आएगा, कोशिका विज्ञान, भ्रूणिकी और इकोलॉजी, दैट्स ऑल। इसके बाद आप किसी भी लेवल का एग्जाम की तैयारी करें बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। किसी मल्टीप्लेक्स की तरह एक बड़ी कोचिंग जिसमें बहुत सारे फ्लोर हों और 300 बच्चे एक साथ निकलते हों, 700 बच्चे, उसको देख के डर मत जाना कभी भी। बच्चा डर जाता है कि भाई भाई मैं तो कोटा वाला हूँ, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे तो हर चीज का माहौल मालूम है, हर कोचिंग जो है हम पढ़ा चुके हैं, तो हमें हर चीज का कंडीशन मालूम है। तो हम जानते हैं बच्चा वहां के साइकोलॉजिकली किसी बड़ी कोचिंग का बच्चा निकलता है, तो उसको यार डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत बड़ी कोचिंग में जाना पड़ेगा और बहुत बड़े टीचर से पढ़ना पड़ेगा। अब बड़ा टीचर वो कैसा बड़ा है अपन आई डोंट नो, है ना। तो इस तरह के कभी भी जाल में मत फंसना, साइकोलॉजी को अपने कभी भी इस तरह से डिस्टर्ब मत होने देना, सीधी पढ़ाई कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, सरलता से ही सफलता मिलेगी और इजी गोइंग में आप पढ़ सकते हैं। अपने दिमाग को तैयार रखिए, कंसेप्ट इस तरह से बिल्ड करते रहिए। अब इसमें रट्टा नहीं मारना है। आकारिकी, शारीरिकी, कोशिका विज्ञान, भ्रूणिकी, इकोलॉजी, अगर आपने एक बार समझ लिया ना, 4 विकल्प आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आराम से आपको सब याद रहेगा। समझना ही मेन खेल है। चलो बच्चों, अब आते हैं, क्योंकि हमको टाइम भी बचाना है, मुझे लॉन्ग क्लासेस को नहीं लेनी है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी ये क्लास 1 घंटे के आसपास जाएगी और उससे भी लंबी हो सकती है। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब अगली बात, पहला काम हमारा विशेषीकरण हो गया, तो दूसरा काम मैंने बताया था पहचान, आइडेंटिफिकेशन। अब किस पर आ गए हैं हम, आइडेंटिफिकेशन पर आ गए हैं। हम चाहते हैं कि जिस जिस जीव को हमने पहचान लिया है, पहचानना चाहते हैं, तो पहचानेंगे कैसे। पहले तो हमारे पास क्या आ चुका है, विशेषीकरण से जीव का सही वर्णन प्राप्त हो गया हमें। विशेषीकरण ने हमें पूरा जीव का विशेषता बता दी कि आकारिकी, शारीरिकी कैसी है, इकोलॉजी कैसी है, भ्रूणिकी कैसी हुई, कोशिका विज्ञान उसकी कैसी। हमने उससे क्या कर लिया, जीव का सही सही वर्णन या विशेषताएं प्राप्त कर ली। अब उन विशेषताओं से हम जीवों की पहचान कर लेंगे कि भैया ये पादप के किस समूह का है, शैवाल के किस समूह में आता है, ये क्लोरोफाइसी में आता है, फियोफाइसी में आता है, रोडोफाइसी में आता है, मिक्सोफाइसी में आता है, साइनोफाइसी में आता है, फलाना फलाना। कवक की किंदरा किस रूप में आता है ना, कवक के मिक्सोफाइटा में आता है ना, या फिर कवक के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें आता है। या फिर अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा में किस में आता है, टेरिडोफाइटा के किस ग्रुप में आता है, ठीक है। एल्गी में क्या आता है, प्लांट्स में आता है तो किसके अंदर का आता है, क्रिप्टोगेम्स में आता है, फेनेरोगेम्स में आता है, किस ग्रुप में आता है, वहां तो बहुत सारे कुल हैं। तो वो हम इसको आराम से इसको पहचान कर लेंगे। और एनिमल में बात कर रहे हैं हम, तो नॉन कोरिटा में किस में आता है, पोरीफेरा, प्रोटोजो, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का किस में आता है ना। सभी नाम लेना पॉसिबल नहीं है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर कोरिटा है तो पीसीज में आएगा, एम्फीबियम में, रेप्टिलिया, एविज, मेमिलिया किस ग्रुप में आएगा। तो ये हम सबको याद रहेगा। तो ये हमारा काम हो गया पहचान का। सही स्थिति मालूम पड़ जाएगी हमको, या स्थल मालूम पड़ जाएगा। तो पहचान में हम क्या हो जाता है, हम विशेषीकरण के बाद जीव को उसकी सही पहचान के करने के बाद उसको सही स्थिति में पहुंचा देते हैं। यहाँ क्या लिखा है हमने, सही स्थिति दे देते हैं, या उसको एक सही स्थान दे देते हैं बच्चों, है ना। तो ये सही स्थिति या सही स्थान उसे मिल जाता है, तो बस वेरी गुड, मजा आ गया हम लोगों का। हमने अपना काम पूरा कर लिया, हमने उसको विशेषीकरण के बाद उसकी सही स्थिति और सही स्थान दे दिया। तो और क्या चाहिए हमको, अब चाहिए हम लोगों को कि वर्गीकरण में पहचान के आधार पर वर्गीकी समूह दिए जाएंगे। बिल्कुल, अभी जो मैं आपसे बोल रहा था, किस वर्गीकी समूह में रखा जाए उसको, वो वर्गीकी समूह में रख देंगे हम। वो कोडेटा का प्राणी है तो कोडेटा में, नॉन कोडेटा का तो नॉन कोडेटा में। कोडेटा में किस सुपर क्लास में आएगा, वो पीसीज में आएगा या टेट्रापोडा में आएगा। पीसीज में आ रहा है तो वो किस क्लास में आएगा, टेट्रापोडा में आ रहा है तो किस में आएगा, पीसीज के अंदर कॉन्डिक्यूथिज में आएगा, ऑस्टिक्यूथिज में आएगा, है ना। तो उसी हिसाब से हम नाम दे देते हैं। ऐसे अगर वो टेट्रापोडा में आ रहा है तो एम्फीबियम में आएगा, एविज में आएगा, रेप्टिलिया में आएगा, मेमिलिया में आएगा। वो प्लांट ग्रुप का है तो वो किस में आएगा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके अंदर भी पर्टिकुलरली किस क्लासेस में आएगा। तो ये बच्चों इस बात का मतलब है। तो इसको दिमाग में रखना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, रट्टा नहीं मानना है ना। वो आर्यमान कहीं नहीं करना है। मैंने क्या क्या कहा था, कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस है, कंसेप्चुअल हमें तैयार रखना है। मजा आ गया, काम खत्म। आपको किसी भी बड़ी कोचिंग की बहुत सारे शीट्स की स्टडी की जरूरत ही नहीं है। ये क्लास से आपका सारा काम हो जाएगा। मैंने
पूरी कोशिश करिए कि मेरे बच्चा जो इस क्लास को देख रहा है, ठीक है ना, और उसको मजा आ जाएगा इस चीज में, कोई दिक्कत ही नहीं, उसको एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी पागल मन है, बहकाता रहता है, तो दिल करता है कि मोटी वाली किताब लाऊं, उससे पढ़ूं तो ज्यादा सीखूंगा, और ये सर तो ऐसी बकबक कर रहे हैं तो मुझे क्या पड़ता है, मैं तो विश्वास नहीं करता। ध्यान रखना, जो टीचर विश्वास करता है उसी के बल्ले बल्ले होते हैं, और टीचर की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराए। वही कोशिश चल रही है, बाकी हमारी मेहनत और ऊपर वाले का सपोर्ट मिलता है तो हर चीज हम पालेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। ये दूसरी स्टेप भी खत्म होगी तो तीसरी स्टेप की हमको जरूरत पड़ेगी, और वो है वर्गीकरण। अब तो हमारा काम हो ही गया, हमने विशेषीकरण भी कर लिया, हमने नामकरण भी कर लिया, तो वर्गीकरण में क्या दिक्कत है? वही काम जो हम कह रहे थे, किसी समूह में डालेंगे हम हमारे पादप को या जंतु को, प्लांट या एनिमल को, तो वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। ये लाइन कहाँ से? एनसीईआरटी से, कहीं से बाहर से लाया? मैं नहीं लाया। क्यों लिखी? ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन लाइन टू लाइन बन जाए तो हमको दिक्कत ना आए। वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वह प्रक्रिया, छोड़ो प्रक्रिया की बात, तो सरलता से, कुछ सरलता के आधार पर दृश्य गुण, जो दिखते गुण है, दृश्य गुण, क्योंकि आपने दिखने वाले गुणों के आधार पर ही तो बांटा है। जो नहीं दिख सकते, जो अज्ञात है, उनको तो आप छोड़ दीजिए। जो ज्ञात है उसके आधार पर ही आप उसको क्या करेंगे, किसी सुविधाजनक वर्ग, जो भी वर्ग के लिए वो सुटेबल है, उस वर्ग में उसको रख देंगे। क्योंकि आपने किसी जीव को वर्ग में रख दिया, जैसे मेरे पास साथ लड़का है, लड़की है, और मैंने दो लाइन लगा रखी है भाई, लड़कों की लाइन और लड़कियों की लाइन, तो अगर मेरे पास लड़का आएगा तो मैं लड़कों की लाइन में बिठाऊंगा उसको। तो मैंने क्या दे दिया, लड़के को देखकर लड़कों की लाइन में खड़ा कर दिया, और लड़की को देखकर लड़की की लाइन में खड़ा कर दिया। तो ये करा क्या है मैंने, दृश्य गुणों के आधार पर, ठीक है, सरलता देखते हुए मैंने कर दिया। अगर कोई स्तनी है तो मैंने स्तनी ग्रुप में लगा दिया, अगर कोई पिसीज है तो पिसीज में लगा दिया, एम्फीबिया है तो एम्फीबिया में बैठा दिया, रेप्टिलिया है तो रेप्टिलिया में अरेंज कर दिया। कहने का मीन्स ये हुआ कि दृश्य गुणों के आधार पर हमने अपनी सुविधा को देखते हुए, सरलता को देखते हुए जो सही था वो किया, और उसको उसका वर्ग में रख दिया। तो ये चीज क्या कहलाती है, वर्गीकरण। कभी भी लाइनों में उलझना मत कि सर ने जो लाइन लिखी उसको रट्टा मारना है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और अगली कंडीशन पर आते हैं। और अगली कंडीशन जो होती है वो है हमारी लास्ट, नामकरण। सब कुछ तो हो गया, हमने विशेषताएं देख ली, विशेषीकरण हो गया, हमने पहचान कर ली, हमने वर्गीकरण कर लिया, तो सब कुछ अच्छा हो गया। अब तो नाम देंगे हम, और नाम देने के लिए वही शुरुआत में जो द्विनाम पद्धति बतलाई मैंने, पढ़ाने का मेरा ऑर्डर वैसे ही रहा है कि द्विनाम पद्धति जो है वो हम लोगों के सामने है। तो द्विनाम पद्धति से हम क्या करेंगे कि भाई नाम दे देंगे। नामकरण में क्या करेंगे, सभी पद अपनाने के बाद जीव को जो नाम दिया जाता है वे विश्वव्यापी नाम दे दें आप, और ये नाम कैसा होगा, यूनिवर्सल, विश्वव्यापी होगा। ऐसा नहीं कि मेरे मोहल्ले में नाम अलग हो, दूसरे मोहल्ले में अलग हो जाए, या मेरे शहर में अलग हो, दूसरे शहर में अलग हो जाए, या मेरे देश में अलग हो, पड़ोसी के शहर में नाम अलग हो जाए। नहीं, जो प्राणी वैज्ञानिक नाम होते हैं, बोटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम, वो नेम विश्वव्यापी, यूनिवर्सल होते हैं, दिनाम पद्धति के अनुसार दिए जाते हैं, और वो नाम सभी जगह सेम रहते हैं। ठीक है, एक सेम प्लांट के या सेम एनिमल के, अलग अलग की बात नहीं कर रहा हूं, सेम प्लांट के सेम नाम रहेगा, सेम एनिमल का सेम नाम रहेगा, यूनिवर्सल होगा। हर देश में, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम यूज किया जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे आते हैं हम अगले करेक्टर पर। तो हम लोग ध्यान दें, अब हमारे सामने जो हमारा वर्ड था सिस्टमेटिक्स पर हम लोग आ रहे हैं, और ये सिस्टमेटिक्स जो है वो हमारी दूसरा जो टॉपिक था, हमने लिखा था वर्गीकरण पद्धति, हिंदी में सिस्टमेटिक्स की हिंदी। ये सिस्टमेटिक ज्यादा यूज होता है, मैंने इसका ये वर्ड यूज किया वर्गीकरण पद्धति, जो हमारे थंबनेल में एक अगला टॉपिक था कि वर्गीकरण पद्धति क्या होती है। तो वर्गीकरण पद्धति सिस्टमेटिक्स है, और सिस्टमेटिक्स वही बात जो बायोलॉजी की बात है। बायोलॉजी का हर वर्ड जो है वो इंग्लिश में जो दिया गया है वो या तो ग्रीक से आया या लैटिन से आया। तो ये सिस्टमेटिक्स भी ग्रीक के एक वर्ड है, सिस्टेमा लैटिन वर्ड है, मैंने एल के ऊपर लिख दिया है, एल यहां पर, सिस्टेमा। और सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है, इसलिए एल का मीन्स कुछ और नहीं है, ये लैटिन वर्ड है। और सिस्टेमा लैटिन वर्ड का मतलब होता है जीवों को सिस्टमेटिक व्यवस्था में व्यवस्थित करना। तो आप बोलेंगे सर वर्गीकीय में तो यही कर रहे थे अपन, बिल्कुल यही कर रहे थे, तो फिर नया क्या कर रहे हैं, बतलाऊंगा मैं नया क्या कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते एक बच्चा सोचेगा सर जो आपने टैक्सोनॉमी में किया वही सिस्टमेटिक्स में कर रहे हो आप, तो बिल्कुल कर रहे हैं भैया, फिर नया क्या है, ये बतलाने वाला नया क्या है। ठीक है, तो यहां हम ध्यान दें कि जीवों को सिस्टमेटिक व्यवस्था में व्यवस्थित करना सिस्टमेटिक्स कहलाता है, और सिस्टमा का वर्ड भी यही मतलब हो गया।
सिस्टेमा नेचुरी एक पुस्तक है, एक बुक है जो किसने दी थी, लिनियस ने दी थी, और इसका रिलेशन किसके साथ है, इस ब्रांच के साथ है। तो कभी पूछ लिया जाए सिस्टेमा नेचुरी किसकी बुक है, बच्चा ऐसे याद रखता है, सिस्टेमा सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमा सिस्टेमा सिस्टेमा, ये सिस्टेमा वर्ड है। इससे नेचुरी नेचुरल, नेचुरी किसकी लगा है, नेचर स्केल लगा है। तो सिस्टेमा नेचुरी लिनियस ने दी थी, वही कैरोलस लिनियस पूरा नाम। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, दी नाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ध्यान रखें कि ये जो उनकी बुक थी और उसके अकॉर्डिंग इसका रिलेशन इस पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक से है, इसलिए मैंने इसको यहाँ टच कर लिया। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है सिस्टेमा से। ठीक है, तो ये हमारी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम अगली बात पर, जो हम कह रहे थे कि भैया ये सिस्टमेटिक्स होता क्या है। ये सिस्टमेटिक्स होती है वही चीज जो हमने पहले ही पढ़ी। क्या हमने पहले आइडेंटिफिकेशन की बात की थी? आप कहेंगे तो सर बिल्कुल की थी आपने। क्या मैंने पहचान की बात, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, मैंने वहां हिंदी में लिखा है। क्या हमने नोमेनक्लेचर यानी नामकरण पद्धति की बात की? हाँ सर, आपने इसको समझा दिया। कहां पर? टैक्सोनॉमी में। तो यहां पर भी वही है, कुछ नया नहीं, बिल्कुल नया नहीं, नाम चेंज हो गया सिस्टमेटिक्स। लाल कलर से डर मत जाना, ये तो हम यूज करते हैं, आपको बिल्कुल साफ साफ दिख जाए, बढ़िया दिख जाए, आपको मजा आए पढ़ने में। रंगीन दुनिया अच्छी लगती है, ब्लैक एंड व्हाइट में कौन जाता है आजकल, है ना। तो तुम तो रील भी बनाते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट की रील नहीं देखते हो, कलरफुल वाली देखते हो। तो हम जानते हैं कि भाई आजकल कलरफुल का जमाना है, बच्चों को बड़ा मजा आता है, वरना हमने चौक घिस घिस के पढ़ाया है। ठीक है, ऑनलाइन में 2013 से पढ़ा रहा हूँ, वो चौक घिस घिस के हमने पढ़ाया। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। अब तो कलरफुल जमाना है, तो कलरफुल मजे लीजिए, ठीक है, आनंद लीजिए। तो सिस्टमेटिक्स जो होता है वो सिस्टमेटिक्स आपके सामने है, और सिस्टमेटिक्स जो होता है, इस सिस्टमेटिक्स में क्या है, आइडेंटिफिकेशन हमने पहले ही बात कर ली, यहां पर भी है। ठीक है, नोमेनक्लेचर की हमने पहले ही बात की थी, यहां पर भी है। क्लासिफिकेशन की पहले भी बात की थी, यहां भी है। हिंदी में वहां नाम दे रखे मैंने, पहचान, नामकरण या नामकरण पद्धति और वर्गीकरण। तो यहां बिल्कुल सेम टैक्सोनॉमी की तरह, वर्गीकरण की तरह है। नया वर्ड आपके सामने आ गया, और वो नया वर्ड क्या है, वहां विशेषीकरण था। यहां देखिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, फाइलोजेनेटिक, PHYLOGENETIC, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो हम जानते ही हैं, जाति वृत्ति संबंध कहते हैं इसको। ये ही टैक्सोनॉमी को सिस्टमेटिक से अलग कर देता है, थोड़ा ब्रॉड कर देता है। ठीक है, यही मेन चीज ध्यान रखना है, इसको ब्रॉड कर देता है। कभी कंपटीशन, कई बार नेट में एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है कि नया क्या है सिस्टमेटिक्स में, वो नया भैया जाति वृत्ति संबंध या फाइलोजेनेटिक रिलेशन है। किताब ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, इवोल्यूशनरी, जाति विकासीय संबंध। शब्दों के मकड़ जाल में मत उलझ जाना, जाति विकासीय संबंध। अगर आप शुद्ध हिंदी प्रेमी छात्र हैं, है ना, हिंदी से बाहर नहीं निकलते, तो जाति विकासीय संबंध। और इंग्लिश के लिए इसके एक और वर्ड दिया गया है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर उसने ऐसे वर्ड यूज कर लिए कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात कर ले या जाति वृद्धि संबंधों की बात कर ले, है ना, तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमें जाति वृत्ति संबंध का ध्यान रखना है। उसको समझिए क्या है ये। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई, हम कई बार बोलते हैं यार ये ना जो मेरा दोस्त है ना रमेश या सुरेश, इसकी जो पापा को भी जानता हूं मैं, इसकी आंखें इसके पापा पे गई हैं, और इसकी जो बोल चाल इसकी मम्मी पे गया है, और मैं इसके दादा को भी जानता हूँ, इसके अंदर इसके दादा की तो क्या है, लंबाई आई है, और इसकी जो नानी है, ठीक है, उस नानी के अकॉर्डिंग बार बार बोलता है कुछ भी एक वर्ड, कोई टैग लाइन। तो आप क्या बता रहे हो, आज का जो दोस्त है आपका, उसका संबंध अपने पूर्वज से बता रहे हो, एंसेस्टर से बता रहे हो, उससे पहले आने वाले लोगों से बता रहे हो, पापा, दादा, परदादा, परनानी, दादाजी। तो आप वर्तमान जीव का संबंध उसके पूर्वज से बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट से बोल रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर ये जो लीफ है ना, इसका ये भाग जो उभरा हुआ है, ये इससे पहले आने वाले पूर्वज में भी होता था, आज के जीवों में नहीं, बस इसमें उसके पूर्वजों में होता था। ये लक्षण कहां से आया, इसके पूर्वज से आया। ऐसे एनिमल में बता रहे हो आप कि ये करेक्टर इसमें तो है, लेकिन इसके पूर्वज में नहीं होता था। या बोल रहे हो कि ये करेक्टर जो इसमें आया ना, इसके पूर्वज में था, लेकिन धीरे 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 करेक्टर क्या हो चुका है, इसमें लुप्त हो गया। तो वर्तमान जीव का संबंध उसके पूर्वज से बतलाना, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आप, वर्तमान जीव का संबंध उसके पूर्वज से बतलाना जाति वृत्ति संबंध कहलाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। और वो किस में होता है, सिस्टमेटिक्स में होता है। और अगर आपने ये बात पकड़ ली तो बस आपको बधाई हो,
आपने टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के जो मेन कंसेप्ट था उसको भी समझ लिया। अब कोई भी आपको कहीं भी उलझा नहीं सकता बच्चों। क्लियर? ठीक है। आप चाहें तो 5 मंजिल कोचिंग में जाएं, 10 मंजिल कोचिंग में जाएं, मल्टी कोचिंग में जाएं, बड़े बोर्ड पर पढ़ लें, इससे डबल बोर्ड पर पढ़ लें। मैंने हर तरह की क्लास पढ़ाई है। 2 बच्चों की क्लास से पढ़ लें, 10 की पढ़ लें, 300 की पढ़ लें, जो टॉपिक है वो सेम ही रहना है। सरलता से हम बात कर रहे हैं, उस सरलता से आपके दिमाग में बात चली जाना चाहिए कि भैया ये सिस्टमेटिक्स है। तो अगर हम सारे के सारे को एक बार जल्दी 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 देख लें तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने क्या पढ़ा और क्या समझा। तो फटाफट हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और हमारे इस क्लास को माइंड अप करते हैं। हमने शुरुआत में हमारे टॉपिक का नाम बतलाया था, वर्गीकरण सिद्धांत। इसमें हमने उसके बाद बात करी कि भाई हर जीव का, जगत का जब हम बताते विभिन्नता, तो उसकी इतने जीव दुनिया में इतनी जातियां हैं, उनकी पहचान करते हैं, पहचान के साथ उनका नाम देते हैं, पहचान के बाद उनका नाम देते हैं। नाम देने के लिए हमारे पास ICBN और ICZN है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, मेन जी, फिर किसी भी जीव का नाम देना है तो नाम देने के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 शब्द होते हैं। या हमें नाम देना है तो नाम देने के लिए हमारे पास कौन सी पद्धति है, द्विनाम पद्धति है। किसने दी? केरोलस लीनियस दी। केरोलस लीनियस ने और भी महान काम कर रखे हैं, इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, है ना, फादर ऑफ द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद द्विजगत प्रणाली, टू किंगडम कंसेप्ट भी किसने दी? केरोलस लीनियस ने दी। कौन सी 2 किंगडम बतलाया? एक प्लांटी और एक एनिमिलिया। टॉपिक पे आते हैं। नामकरण के बारे में किसने बतलाया? केरोलस लीनियस ने। कौन सी पद्धति? द्विनाम पद्धति। इसका मतलब हर जीव का नाम 2 नामों से होगा। ये 2 नाम काहे में होंगे? लैटिन में होंगे। नाम का पहला अक्षर काहे में होगा? वंश में। दूसरा जाति का होगा। वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा, जाति के नाम का पहला अक्षर स्मॉल होगा। और उसके बाद अगर कोई वैज्ञानिक भी देना है तो उसको हम जाति के बाद लिख देंगे शॉर्ट में। अगर हम ये नाम, वंश और जाति के नाम हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करेंगे, और अगर प्रिंटेड करा रहे हैं तो इटैलिक लिखेंगे। बात खत्म हो गई। चलिए, उसके बाद हमने क्या बतलाया? हमने बतलाया कि जिससे हम नाम दे रहे हैं तो आम का नाम, गेहूं का नाम, घरेलू मक्खी का नाम और मानव का नाम इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बतलाया? हमने बतलाया टैक्सा, टैक्सोन क्या होते हैं। हम कोई से भी नाम बोलते हैं, ये सब टैक्सा है, प्राणियों, कीटों के, एनिमल्स के, प्लांट्स के नाम। और अगर हम वर्गीकरण के पदों को बतलाते हैं तो वर्गीकरण के पदों को बताते हैं तो वो प्रत्येक पद टैक्सोन कहलाता है। जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये क्या है? सब इंडिविजुअली क्या है? सब इंडिविजुअली टैक्सोनोमिक पद है, वर्गीकरण के पद है, और इन वर्गीकरण के पद को ही टैक्सोन कहते हैं। अगली बात, वर्गीकरण पदानुक्रम क्या है? वर्गीकरण पदानुक्रम या वर्गीकरण की हायरार्की क्या है? कि जो वर्गीकरण के पद हैं उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। सबसे बड़ा पद है जगत, से छोटा संघ, फिर वर्ग, फिर गण, वंश, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। तो मैं सबसे बड़ा ऊपर रखा, फिर उसको नीचे जमाते गए, और यही क्रम क्या कहलाएगा? यही क्रम कहलाएगा अवरोही क्रम, ऊपर से नीचे के जमाने का क्या कहलाएगा? वर्गीकरण पदानुक्रम कहलाएगा। बात खत्म हो गई। उसके बाद हमने अगली बात की, और वो अगली बात क्या थी? वो अगली बात है कि हमने वर्गीकी की बतलाया कि मेन टॉपिक हमारा वर्गीकी क्या है, वर्गीकरण विज्ञान क्या है, जिसका आधार विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धतियां हो, है ना। इसका ये आधार हो, वो क्या कहलाएगा? वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकरण पद्धति कहलाएगा। उसके बाद हम बात करें विशेषीकरण के अंदर क्या करते हैं हम? आकारिकी, शारीरिकी, कोशिका विज्ञान, भ्रूणिकी और इकोलॉजी के जो करैक्टर हैं उनकी विशेषता बताते हैं किसी भी जीव की। जब हमको इनको बता देते हैं तो इसके बाद हमारा काम क्या रहता है? इसके बाद हमारा काम रहता है पहचानना। पहचानने के लिए हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास विशेषीकरण आ गया तो उसके आधार पर सही वर्णन आ गया, उसके आधार पर सही स्थिति बता देंगे कि जीव को कहाँ रखना है और कौन सा स्थान देना है। उसके बाद पहचान के बाद हमारा क्या है? उसको एक वर्गीय समूह में रख देंगे हम। फटाफट हम सुन लें एक बार जल्दी जल्दी में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्गीकरण विज्ञान में हम वर्गीकरण करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? उसके दृश्य गुणों के आधार पर उसे किसी एक पर्टिकुलर वर्ग में रख देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद हमको नामकरण देना है। सबसे काम लास्ट में नामकरण देते हैं, ध्यान रखना है ना। क्रम कभी पूछ लेता है वो कि पहले क्या करेंगे, दूसरी बात क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। नामकरण करना है बस, ठीक है। आपके 3 चीजें अच्छी हो गई। आपने विशेषीकरण कर लिया, आपने उसको पहचान लिया, वर्गीकरण कर लिया, अब उसका नाम दे दीजिए। ये नाम देना किसके बेस पर होगा? द्विनाम पद्धति में पादप का नाम दोगे ICBN, जंतु का नाम दोगे ICZN, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि सिस्टमेटिक्स क्या होती है, वर्गीकरण पद्धति क्या होती है। जो सिस्टेमा से वर्ड लिया गया है, जीवों को सिस्टमेटिक व्यवस्था में व्यवस्थित करना, वो कौन सी पुस्तक से रिलेटेड है? ये सिस्टेमा नेचुरी बुक से ये रिलेटेड है। केरोलस लीनियस ने इस पुस्तक को दी थी। चलो बच्चों, अगला फटाफट देख लेते हैं हम क्या कि सिस्टमेटिक्स जो होती है, उस सिस्टमेटिक्स में 4 मुख्य पद होते हैं, 4 मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसके आधार पर ये होती है पहचान, नामकरण,
वर्गीकरण, जो वर्गीकरण में भी था, जो वर्गीकी में भी था, टैक्सोनॉमी में था, यहाँ पर भी है। और नई बात क्या आ गई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी वर्तमान जीव का अपने पूर्वजों के साथ जो संबंध होता है, इवोल्यूशन रिलेशनशिप जो होता है, उसको भी यहाँ पर बतलाया जाता है। इसके आधार पर ये ब्रॉड हो जाती है और ये अपनी जो टैक्सोनॉमी से डिफरेंट चली जाती है। चलो, काम तो दोनों का वही है कि अपना बदलाना। इसके साथ अपना नमस्कार करने का समय आ गया, टाटा बाय बाय करने का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और मैंने पूरी कोशिश करी है कि 60 मिनट के आसपास इसको फ्री कर दूं मैं आपको। अब लगभग 60 मिनट भी अभी नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे बच्चों आपके लिए क्लास बेनिफिशियल होगी और आप पूरा देखिएगा। सबसे अच्छी बात तो यही रहेगी। ठीक है, थोड़ी मोटी क्लास देखेंगे मजा नहीं आएगा और फिर मुझे बैच बनाने में, वीडियो लेक्चर बनाने में मजा नहीं आएगा। तो आप पूरा देखिए, अच्छी तरह से पूरा इसको कंप्लीट कीजिए और हम जब कल मिलेंगे तो कल एक न्यू लेक्चर के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ बात करेंगे। ये चैप्टर की ये कंसेप्चुअल वाला पार्ट खत्म हो गया और कोई से भी आपको राय है या कोई सी बात करनी है तो कमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, राय दीजिए, कमेंट दीजिए और मिलते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ, पहली बार लेक्चर में बोल रहा हूँ, पट्टी चला देता हूँ नीचे की तरफ के सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। कल मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ। गुड डे एंड गुड बाय।